और आज हम बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क, यानी कि रेशम के विशेषताएं। तो कुछ विशेषताएं इसकी भौतिक होती हैं और कुछ रासायनिक विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, जब हम सिल्क यानी कि रेशम का जो रेशा होता है उसकी बात करते हैं, तो उसके संगठन की बात करते हैं, तो रेशम जो होता है वो एक प्रोटीन वाला रेशा होता है। जैसे कि वुल का, मैंने ऊन का आपको बताया था कि वो भी प्रोटीन होता है, उसमें केराटिन होता है। तो इसमें जो रेशा होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रिन। ठीक है, इसका जो प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रिन। और एक और चीज होती है इसमें, ये जो प्रोटीन होता है वो एक गोंद से बना होता है। ये जो प्रोटीन होता है वो एक गोंद से बना होता है जिसको कहते हैं सेरेसिन। सेरेसिन इसका गोंद होता है और फाइब्रिन इसका प्रोटीन होता है। समझे? तो जब पूछा जाएगा कि सिल्क के रेशे का प्रोटीन क्या होता है, तो आप लिखोगे फाइब्रिन उसका प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन रेशा होता है। जब हम इसकी सूक्ष्मदर्शीय रचना के बारे में बात करते हैं तो चिकने, कोमल, और जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमको दो अलग अलग रेशों से बना हुआ ये रेशा दिखाई देता है। इसकी रचना एक समान नहीं होती है, बल्कि ये जगह जगह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और असमान तरीके का होता है, और इसकी जो सतह जो होती है वो भी टेढ़ी मेढ़ी असमान तरीके से फैली हुई दिखती है। ठीक है, क्योंकि ये रेशा खुद से बनता है, इस कीड़े ने वो अपने आप से बनाता है, या जंगली रेशा होता है तो ये मोटा होता है, कई जगहों पे खुरदरा होता है, कहीं पर रूखा हुआ दिखाई देता है, और इसकी सतह चौड़ी भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, जिस पर बारीक लंबी लंबी काली रेखाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसकी जब हम लंबाई और इसके डायमीटर की जब बात करते हैं तो इसका जो व्यास होता है, व्यास की जब बात करते हैं तो इसका जो व्यास होता है वो करीब बहुत बहुत कम होता है। 0.0059 से लेकर 0.0018 इंच तक का होता है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पतला होता है, बहुत ज्यादा सकरा होता है। ठीक है, जब खुद से ये निर्मित होता है ये व्यास का रेशा, तो उसका जो व्यास होता है, सॉरी सिल्क का रेशा, तो उसका जो व्यास होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और जब ये मैन्युफैक्चर कराया जाता है रेशम का, तो उसका जो व्यास होता है वो कम होता है। ठीक है, तो डायमीटर के बाद अब बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। इसकी लंबाई 1200 से लेकर 1400 फीट तक की चली जा सकती है। ठीक है, रेशम का जो रेशा होता है वो हल्के सफेद रंग, क्रीम रंग का होता है। जब हम रंग की बात करते हैं, यानी कि जब हम कलर की बात करते हैं, तो जो रेशम का जो रेशा होता है वो हल्के सफेद रंग का भी हो सकता है, क्रीम रंग का भी हो सकता है। मतलब इन्हीं रंगों के बीच में वाइट, येलोइश वाइट, क्रीम, ऑफ वाइट, ये वाला रेशा होता है। और जब उत्पादित रेशा होता है, मतलब जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, कुछ रेशे तो खुद से बनते हैं और कुछ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, तो जो उत्पादित रेशा होता है वो हल्का पीला रंग का से लेकर हल्के भूरे सफेद रंग तक का होता है। जो स्वनिर्मित रेशा होता है उसका रंग भूरा और कभी कभी गहरा भूरा भी हो सकता है। ठीक है, सो इसका जो कलर रेंज है वो वाइट, ऑफ वाइट, येलो, ब्राउन, इसके बीच में होता है। मजबूती की बात करते हैं। मजबूती का मतलब क्या हुआ कि रेशा कितना मजबूत है। तो जब सभी प्राकृतिक रेशों से मजबूत होता है ये, लेकिन भीगने के बाद इसकी मजबूती थोड़ी सी कम पड़ जाती है। प्रत्यास्था की बात करते हैं। रेशम के जो रेशे होते हैं उनमें प्रत्यास्था बहुत अच्छी होती है, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऊनी रेशों से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, अगर उसकी तुलना करते हैं, तो ऊनी रेशों से उसकी प्रत्यास्था थोड़ी
कम पाई जाती है और अपने मौलिक लंबाई से खिंच जाने के बाद वापस वो अपनी मूल लंबाई को प्राप्त कर लेता है। जब आप जैसे इलास्टिक को खींचते हैं ना, इलास्टिक को खींचते तो वो वापस जाता है, इसी तरह से ये भी जाता है, लेकिन ऊन जितना खिंच के वापस चला जाता है उतना ये नहीं जाता है। लेकिन अगर हम इसको लगातार खींचते रहे, जैसे हम अगर इलास्टिक को लगातार खींचते रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो फैल जाती है। इसी तरह से ये रेशा भी लगातार खींचे जाने के बाद ये फैल जाते हैं और पूरी लंबाई को प्राप्त नहीं, मतलब पुरानी अपनी लंबाई तक वापस नहीं आ पाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रतिस्कंदता की। रेशम के जो रेशे होते हैं वो प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा उसके में जो गुण होता है वो दूसरे नंबर पे होता है और पहला नंबर जो है रेजिलेंसी में प्रतिस्कंदता पे जा पाता है ऊन। तो इसका मतलब है ऊन के बाद इसमें जो प्रतिस्कंदता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ऊन में होती है, उसके बाद सिल्क के यानी कि रेशम के रेशे में होते हो। रेशों को कुचलने या क्रश हो जाने के बाद भी ये फिर से अपनी पहली जैसी आकृति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इनमें रिंकल रिकवरी धीमी गति से और देर से होती है। रिंकल रिकवरी का मतलब क्या हुआ कि हमने कहीं पर भी इसको चूर किया, इसको जो है इस पे प्रेशर डाला तो उस पे सिलवटें पड़ती है जिनको हम रिंकल बोलते हैं। तो रिंकल रिकवरी यानी कि सिलवट वापस ठीक होना वो थोड़ा देर से होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं शिकन प्रतिरोधकता के बारे में। सेम वैसी ही चीज है, इसी प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था के जो गुण होते हैं उसके कारण रेशमी वस्त्रों पर सिलवटें जल्दी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, शुद्ध रेशमी वस्त्र जो होते हैं वो उनमें शिकन प्रतिरोधकता का गुण बहुत अच्छे से पाया जाता है और जो मिक्सचर वाले होते हैं जिसमें सिल्क और साथ में कुछ मिक्स होता है उसमें ये गुण थोड़ा सा कम पाया जाता है। सिकुड़न की अगर हम बात करें तो रेशम के जो रेशे होते हैं वो लंबे और सीधे होने की वजह से बहुत कम सिकुड़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आर्द्रता, प्रतिधारण और अवशोषकता के बारे में। यानी कि जब अब्जॉर्बेंसी की बात करते हैं तो रेशमी वस्त्रों में लगभग 10% तक नमी अवशोषण करने की क्षमता होती है, यानी कि मॉइस्चर अब्जॉर्बेंसी की क्षमता होती है। यानी कि ये जल्दी से नमी को ले लेता है और बहुत जल्दी इसको जो है खत्म नहीं करता है नमी को, मतलब नमी बहुत जल्दी जो है फ्री नहीं हो पाती है, खत्म नहीं हो पाती है नमी इससे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं घर्षण और रगड़ का प्रभाव की। अगर घिसते रहें रेशमी वस्त्रों को, घिस घिस कर साफ करें तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो रेशमी वस्त्रों पे रगड़ और घर्षण का एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनकी सतह चिकनी होती है जो कि रगड़ने से कड़ी और खुरदरी होने लगती है, इसीलिए धोते समय हल्के हाथों से इसको दबाकर साफ करना चाहिए, कोई भी ब्रश से इसको रगड़ना नहीं चाहिए। और अब बात करते हैं इसका ड्राई हीट यानी सूखे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी दाह्यता का क्या वो होता है, एफर्ट होता है। तो रेशमी रेशे जो है बहुत कोमल और नाजुक होते हैं और इनमें ताप सहने की क्षमता ऊन से कम होती है। जब 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको हम ताप देते हैं, इतनी इसको जो है हीट देते हैं, तब ये रेशे जो हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए रेशमी वस्त्रों पे इस्त्री करने से पहले हल्का पतला कपड़ा जो है उसको हमें बिछाकर हमेशा इस्त्री करनी चाहिए, क्योंकि जब गर्म ताप से वो जो है नष्ट होने लगते हैं। हल्की गर्म इस्त्री हमेशा सही रहेगी। अगर हम बहुत तेज पे कॉटन वाले ताप पे अगर हम उसको सेट करके करेंगे तो तुरंत सिल्क जो है वो सिकुड़ने लग जाता है। रेशमी वस्त्रों पे इसीलिए हल्की गर्म इस्त्री करना सही रहता है और कपड़ा ऊपर बिछा के। रेशम का रेशा जो होता है वो ज्वलनशील नहीं होता है, लौ हटा लेने से वो खुद ही बुझ जाता है। अगर आपने देखा होगा सिकुड़ जाता है,
जल जाता है लेकिन तुरंत बुझ जाता है, और जलने के बाद उसमें एक जैसे बाल को जलाने की जैसे बदबू आती है वैसे ही बदबू आती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रोटीन फाइबर होता है। धूप में रखने से रेशमी वस्त्रों पर जो है उनका रंग पे क्या प्रभाव पड़ता है? उनका रंग फीका हो जाता है, कभी कभी खराब भी दिखने लगता है और बदरंग होना शुरू हो जाता है। तो रेशे कमजोर भी हो जाते हैं, और धोने के बाद इन्हें हमें हमेशा छाया में सुखाना चाहिए, कभी भी सीधी धूप की रोशनी में नहीं सुखाना चाहिए। सफाई और धुलाई की जब हम बात करते हैं तो रेशमी वस्त्र बहुत चिकने और मुलायम होते हैं, इसलिए ये जल्दी गंदे नहीं होते हैं। क्यों चिकने होते हैं? तो धूल चिपकती नहीं है, निकल जाती है, गिर जाती है, बिकॉज दे आर सिल्की इन नेचर, राइट। तो रेशमी वस्त्रों को नर्म और बहुत ज़्यादा एसिडिक वाला साबुन नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट वाला साबुन को यूज़ करना चाहिए, और शोधक पदार्थों से ही धोना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसे सूखी धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग का नाम आपने सुना होगा, सूखी धुलाई से साफ करना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी से वस्त्र धोना एकदम सही रहता है। बहुत तेज अगर गर्म पानी रहेगा तो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर बात करते हैं फफूंदी और कीड़े का प्रभाव क्या होता है। तो रेशमी वस्त्रों पर फफूंदी तो नहीं लगती है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कीड़ों का भी बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, रेशम जो है वो ताप और विद्युत का जो है एक कुसंवाहक होता है, यानी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।